Hello everyone, welcome to our channel परीक्षा for competitive examinations and I'm श्वेता। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं important general awareness questions। ये important है किस एग्जामिनेशन के लिए, DFCC IELTS के लिए, ठीक है। यहाँ पे आज है डे 17 16 क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे जनरल अवेयरनेस DFCC IELTS के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप 16 क्लासेस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये DFCCIL के एग्जामिनेशन के साथ ही साथ और भी एग्जामिनेशन जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। So the question here is, who was the first Portuguese viceroy in India? क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। ये क्या पूछ रहे हैं कि हमारा कंट्री का वाइसरॉय पोर्चुगीज है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, पोर्चुगीज के बारे में बात हो रही है कि हमारा कंट्री का पहला पोर्चुगीज वाइसरॉय कौन था। यहाँ पे देखना आंसर क्या हो जाता है। फ्रांसिस्को अल्मेडा द अल्मेडा। ओके, ये जो है पोर्चुगीज वाइसरॉय फर्स्ट। इनके बाद यहाँ पे कि कौन से, इनके बाद देखना सेकंड वाला कौन था, सेकंड वाइसरॉय पोर्चुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। अल्फांसो थे, ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पे देखना, एल्बुर्क्यू है, ठीक है ना, अल्फेंसो। यहाँ पे अगर हम अल्फेंसो की बात करेंगे ये हमारे ये हमारे 1510 में इंडिया के पोर्चुगीज वाइसरॉय हुआ करते थे। ओके, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका नाम तो आपने काफी सुना होगा। इन्होंने कॉन्कर किया है। ओके, इन्होंने क्या कॉन्कर किया है, गोवा कॉन्कर किया है अल्फांसो ने। ओके, ये कंट्रोल, पहले ये कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा गोवा चलती थी। यहाँ पे एक मुस्लिम राजा से इन्होंने क्या किया है, कॉन्कर किया है गोवा को। पूरा 450 ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक, 450 ईयर्स तक गोवा किसके अंडर था, पोर्चुगीज के अंडर था। ओके, एट लास्ट क्या हुआ है, हमारे कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, हमारे जो भी आर्मी है, ओके, आर्मी को ऑर्डर दिया है गोवा को फ्री करने के लिए। ये आर्मी ने बहुत अच्छा एक ऑपरेशन विजय कहा जाता है उसको। ओके, ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा को लिबरेट किया गया है। ओके, लिबरेट किया गया है गोवा को। कब किया गया है, दिसंबर 19 1961 में गोवा लिबरेट हुआ है। अगर हम गोवा स्टेट की फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये हमारा इंडिया का स्टेट कब बना, 30 मई 1987 में गोवा का फॉर्मेशन हुआ है, याद रखनी है। आपको समझ में आ गया है ना। ओके, यहाँ पे कहानी देखना। पहले अल्मेडा आया। अल्मेडा ने क्या किया है, पोर्चुगीज का पहला वाइसरॉय बन गया ये। ओके, फिर आया है अल्फांसो। अल्मेडा के बाद अल्फांसो जो है पोर्चुगीज वाइसरॉय था। वो अल्फांसो ने क्या किया है, पूरी तरह से गोवा को कैप्चर किया। फिर यहाँ पे लिबरेट हुआ है 1961 में, 450 ईयर्स के बाद। एंड लास्ट में 1987 में फॉर्मेशन हुआ है गोवा का इंडियन स्टेट जैसे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। In which of the places did the Dutch establish their trading centers in India? सॉरी। यहाँ पे डच के बारे में आपने पढ़ाई होगा। डच ने भी बहुत सारे प्लेसेस में उनके ट्रेडिंग सेंटर्स जो है एस्टैब्लिश किया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया,
कि एस्टैब्लिशमेंट हुई कब हुई है, 1602 में एस्टैब्लिश हुई है। अगर हम यहाँ पे उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स है कौन से हैं बात करेंगे, अभी ध्यान से सुनना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर बहुत बड़ा है, ध्यान से देखनी है। सो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देखना बहुत सारे हैं, नागपट्टनम, नागपट्टनम में इनका जो है ट्रेडिंग सेंटर खोला है। नागपट्टनम जो है कहाँ पे है, मद्रास में है ये। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मसूलीपट्टनम। ओके मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ओके नेक्स्ट इन्होंने कहाँ पे खोला था, चिंसूरा में खोला, ये कहाँ पे है, बंगाल में है, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो और कहाँ पे, पाटना में खोला इनका ट्रेडिंग सेंटर, ये कहाँ पे है, बिहार में है। ओके समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट आगरा में खोला, आगरा कहाँ पे है, यूपी में है। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट कोचीन में खोला इनका ट्रेडिंग सेंटर, ये केरला में है। सो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट और भी है, सूरत में खोला। ओके सो सूरत कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखना बारूच, बारूच में खोला। सो बारूच कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात के स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है बारूच। सो यहाँ पे इन्होंने खोला। सो ये 8 प्लेसेस में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोला है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकती है कि चूज द फॉलोइंग इन विच द डच हैव एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिंग सेंटर्स। सो यहाँ पे नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम या चिंसूरा को चूज करके दूसरा कुछ और आ सकता है, चूज द वन विच इज नॉट द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच बोल के, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। सो याद रखनी है कहाँ कहाँ इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोला है। अगर हम बात करते हैं पहली बार एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो 1602 में हुई है, राइट। सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। समझ में तो आ रही है ना आप सारे लोगों को, ओके। एंड नेक्स्ट देखना, व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर टी कल्टीवेशन। सो हमारे कंट्री में टी बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, तो बात करेंगे टी के बारे में कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन है कि टी बहुत अच्छा ग्रो होगा, कहाँ पे होगा। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए। कौन सा टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर होना है, ओके। एंड इसको हाई रेनफॉल चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए इसको उगने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या चाहिए, स्लोपिंग लैंड चाहिए। स्लोपिंग का मतलब अभी अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से इस चीज को समझ लेना, बताऊंगी अभी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, ओके, राइट। सो कितना टेम्परेचर चाहिए, सो इसकी टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जरूरत नहीं है, ये मत कहो, इसके बारे में पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ओके। सो टेम्परेचर ध्यान से सुनना, वो है 21 डिग्री से लेके 29 डिग्रीज तक बीच में इसको फेवरेबल है। सबसे ज्यादा अच्छी टेम्परेचर कही जाती है 21 to 29 डिग्री सेल्सियस टी उगाने के लिए, राइट। अगर हम लोएस्ट की बात करेंगे तो 16 डिग्री से कम टेम्परेचर में तो ये बिल्कुल ग्रो नहीं होगा, ओके ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेनफॉल की बात करेंगे। सो रेनफॉल कितना चाहिए, अगर चाहिए तो 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पे चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे सॉइल, कौन से सॉइल में यहाँ पे बहुत अच्छे से उग जाएगा, वो है माउंटेन सॉइल। इसको क्या चाहिए, माउंटेन सॉइल। अगर माउंटेन सॉइल चाहिए तो क्यों चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं माउंटेन सॉइल में, तो माउंटेन सॉइल इज रिच इन लाइम एंड आयरन। सो टी उगाने के लिए क्या चाहिए हमको, लाइम चाहिए, आयरन चाहिए सॉइल में। सो तब ये लैंड फर्टाइल बनता है और अच्छे से उग जाता है। सो यहाँ पे देखना लैंड कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखना, लैंड के समझने से पहले यहाँ पे अगर रेनफॉल, हाई रेनफॉल होगा, ओके, हाई रेनफॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी बहुत आ जाएगा। तो माउंटेन इस तरह होगा, सपोज सोचो इस तरह है माउंटेन, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या ग्रो किया है, यहाँ पे बहुत सारे हमने टीके पेड़ लगा दिया यहाँ पे बहुत, ओके। सो क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा बारिश हो रही है यहाँ से,
तो यहाँ पे ये जो पानी है यही यानी स्टैग्नेंट रहेगा तो क्या प्लांट खराब नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना इसको लैंड को स्लोपिंग रहना चाहिए। ओके, लैंड ताकि पानी वहां से हट जाए, नीचे चले जाए। ओके, अगर वो स्टैग्नेंट रहता है काफी देर तक तो प्लांट जो है हमारा खराब हो जाएगा। ओके, सो इसलिए कैसा होना चाहिए, ड्रेन्ड लैंड। ओके, ताकि क्या हो जाए, पानी वहां से निकल जाए। ओके राइट, समझ में आ गया ना आप सारे लोगों को। सो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। So in case of death of the president and the vice president of India, the dash will act as the president of India. So यहाँ पे not only डेथ ही नहीं, अगर प्रेसिडेंट कहीं गए और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन उस समय पे कौन प्रेसिडेंट रहेगा। सो यहाँ पे सब क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमारा कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सो कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे प्रेसिडेंट। सपोज यहाँ पे प्रेसिडेंट है, सो प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, कौन बनेगा, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अगर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अगर सोचो हालत इतनी बुरी है कि चीफ जस्टिस भी अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में तो क्या होगा तब, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट एवरीवन, समझ में आ गया है ना। सो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हमारे सेंसस 10 इयर्स में एक बार होते हैं, इस साल होने का है। ओके, 2011 में सेंसस हमारे हुए थे। सो उस समय पे कौन सी सिटी है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन थी, सो वो कौन सी थी, कपूरथला। ओके, अगर हम हाईएस्ट पॉपुलेशन, जिस सिटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन था वो कौन सा है, मुंबई, ऑब्वियसली मुंबई। ओके, सो यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे था। अगर सेकंड सिटी पूछा जाता है तो वो कौन सा है, बंसवाड़ा। थर्ड की बात करेंगे तो वो नागड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट लीस्ट पॉपुलेटेड, सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड, थर्ड लीस्ट पॉपुलेटेड, देन हाईएस्ट पॉपुलेटेड मुंबई फर्स्ट प्लेस पे। अगर सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो दिल्ली हाईएस्ट पॉपुलेटेड, ओके, सेकंड प्लेस में है। एंड यहाँ पे थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो कौन सा है, बैंगलोर है। एंड फोर्थ प्लेस की भी बात कर लेते वो है हैदराबाद। ओके, ये हमारे इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है अभी भी। ओके, 2020-21 में भी मुझे लगता है कि यही 4 सिटीज जो है पॉपुलेटेड रहने वाले हैं, हमको दिखेगा आगे। सो यहाँ पे देखना, आपको समझ में आ गया ना। लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करेंगे, सो यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, ओके, पॉपुलेशन कितना था, तो वो 98,916 थी, इतना ही बस। ओके, सो यहाँ पे समझ रहे हो ना, याद रखनी है। सो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। सो द लास्ट एक्सेप्टेड एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी हमको गुप्ता डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर था, हमको जितना पता है कौन थे, यहाँ पे देखना, विष्णु गुप्ता थे। ओके, सो इनका जो टर्म था ना वो ओनली 10 इयर्स का था, ओनली 10 इयर्स। सो कब से कब तक था, 540 से लेके 540 एडी से लेके 550 एडी तक था। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी, हमारा जो गुप्ता डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त। ओके,
अगर यहाँ पे आप बात करेंगे गुप्ता डायनास्टी कब से लेके कब तक था, तो यहाँ पे श्री गुप्ता के जो फाउंडेशन इन्होंने जो है 240 में किया था। सो 240 से लेके 550 तक हमारा गुप्ता डायनास्टी रहा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे श्री गुप्ता के बाद बात करेंगे तो कौन थे यहाँ पे? घटोत्कच थे इनका नाम। ओके, घटोत्कच गुप्ता, ये हमारे सेकंड रूलर थे गुप्ता डायनास्टी के। नेक्स्ट यहाँ पे इनके बाद थे चंद्रगुप्ता वन। ओके, अगर हम फोर्थ मेंबर की, फोर्थ रूलर के बारे में बात करेंगे, वो कौन थे? समुद्रगुप्ता। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ रूलर की बात करेंगे तो कौन थे? चंद्रगुप्ता टू, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स्थ रूलर की बात करेंगे तो इनके बाद कौन थे? कुमारगुप्त। देन इनके बाद जो होते कौन है? स्कंदगुप्त। एंड इनके बाद जो हमको पता है वो है विष्णुगुप्त। ओके, सो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखनी है, श्री गुप्ता जो है फाउंडर है। ओके, देन यहाँ पे समुद्रगुप्त की बात करेंगे, यहाँ पे देखना, सो समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता था? इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडियन नेपोलियन है ये। ओके, एंड इनको ये इंडियन नेपोलियन किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकती है। वी एस स्मिथ के द्वारा कहा गया है समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन। ओके, एंड यहाँ पे देखना, चंद्रगुप्ता टू के बारे में बात करेंगे तो इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ओके, विक्रमादित्य भी कहा जाता ना। और इनके जो व्हाट इज दैट कॉल, इनके जो रूल में, इनके कोर्ट में नवरत्नास हुआ करते थे। हाँ कि नहीं, नवरत्नास हुआ करते थे। ओके, सो यहाँ पे कुमार गुप्त की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है? नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया है। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट किया गया है किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा, राइट। सो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। होप आप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड आप सारे लोग अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। So who was the last ruler of Nanda dynasty? So Nanda dynasty के last ruler कौन थे? काफी इजी क्वेश्चन है, दनानंद। सो नंदा डायनास्टी का लास्ट रूलर दनानंद थे। तो ये किनके बेटे थे? सो ही वाज द सन ऑफ महापद्मनाथ। सो महापद्मनाथ के यहाँ पे ये क्या है? बेटे हैं। सो ये इनको पूरे 8 बेटे थे, 8 सन्स थे, उनमें से ये लास्ट यानी इसको यंगेस्ट थे ये। सो यंगेस्ट सन दनानंद। ओके, ये लास्ट रूलर थे नंदा डायनास्टी के। सो यहाँ पे क्या हुआ है? दनानंद को यहाँ पे किसने मारा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मार दिया है। ओके, किसके साथ मिलके इन्होंने मार दिया है? चाणक्य के साथ मिलके मार दिया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन यानी एस्टैब्लिश या फाउंडर है मौर्यन डायनास्टी का। सो इनका बेटा कौन था? बिंदुसार इनके बेटे थे। और बिंदुसार के बाद बिंदुसार का बेटा कौन था? यहाँ पे ग्रेट अशोका द ग्रेट। सो यहाँ पे याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा है और फाउंडेशन किया है मौर्यन डायनास्टी का, इनका बेटा बिंदुसार और इनका पोता अशोका। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। So next देखना, under whose chairmanship a committee was formed to defend the accused in the काकोरी case. So सबसे पहले समझो कि काकोरी केस क्या है, पता है क्या आप लोगों को? व्हाट इज काकोरी केस? यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले आंसर बता देती हूँ। चेयरमैन कौन थे? यहाँ पे देखना, मोतीलाल नेहरू।
सो मोतीलाल नेहरू जो है इस कमिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सो ये कब हुआ है, 9th of August 1925 को हुआ था ये, ओके, काकोरी केस। सो यहाँ पे ये कहाँ पे ये काकोरी केस जो है, यहाँ पे एक काकोरी टाउन उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश की काकोरी टाउन में हुआ है। ये कब हुआ था, ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में ये हुआ था। और किसके खिलाफ किया गया था, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही किया गया था, राइट, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही किया गया था। सो यहाँ पे इस केस को समझते हैं। यहाँ पे ट्रेन जो है जा रहा था, ओके, ट्रेन के ऊपर इसको किया गया है। ओके, क्या किया गया है, इसके ट्रेन के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है इनके पास जो बैग्स थे ना, सो ये इनके अंदर जो है ट्रेजर था, और ये इंडियंस का ट्रेजर था, और ये ट्रांसफर कर रहे थे यहाँ से, ओके, लेके जाके वो ब्रिटिशर्स के मनी वो बदल रहे थे, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसलिए थोड़े लोगों ने क्या किया है यहाँ पे काकोरी केस में, सो इनके ऊपर अटैक करके वो बैग्स को लूट लिया है। क्या किया है, लूट लिया है, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा ये चलती थी, ठीक है ना, कि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को पूरी तरह से लूट रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया है, उस बैग्स को क्या किया, लूट लिया है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, 1925 में हुआ है, तो 19th of December 1927 में 3 लोगों को जो है हैंग किया गया है इस केस के अंडर। सो कौन कौन थे वो इम्पोर्टेंट है। सो राम प्रसाद बिस्मिल, ओके, एंड अशफाकुल्ला खान, एंड और कौन थे, ठाकुर रोशन सिंह, ओके। सो ये 3 मेंबर्स को उस दिन क्या किया गया है, हैंग किया गया है, ओके। सो याद रखनी है इनके नाम, ओके, और डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन से दिन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, राइट। सो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। So which is the most popular harvest festival of Meghalaya? So मेघालय का सबसे important harvest festival कौन सी है? So harvest festival की बात हो रही है तो ये वांगला है, ओके। वांगला फेस्टिवल जो है important हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है ना, मेघालय में, ओके। सो ये कब मनाया जाता है, 2nd वीक नवंबर के 2nd वीक में इसको मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल। ये कौन सी है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। साथ ही साथ यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है तो यहाँ पे और कौन से फेस्टिवल है जो फेमस है, तो यहाँ पे नोक्रम फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नौक्रम फेस्टिवल एंड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है। अगर हम हार्वेस्ट की बात करें, हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो वांगला फेस्टिवल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना मेघालय की अगर हम फॉर्मेशन डेट की बात करेंगे तो वो 21 जनवरी 1972 को फॉर्म हुआ था। अगर राइट नाउ चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो कौन है, कोरनाड सांगमा है। अगर हम राइट नाउ गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है, सत्यपाल मलिक है, ओके। सो इतनी सी चीजें याद रख लो। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सियांग रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सो कौन सी स्टेट में जो है सियांग रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? सो कौन सा स्टेट है, आप सारे लोगों को पता है क्या, वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। अगर इस फेस्टिवल बनाने का ऑब्जेक्टिव जानते हैं हम, तो ऑब्जेक्टिव कौन क्या है,
प्रमोट करना, किस चीज को प्रमोशन करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऑब्वियसली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे और थोड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स अगर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ पे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल चलती है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। एंड यहाँ पे लोसर फेस्टिवल होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सांकेन फेस्टिवल होती है एंड नाइक्यूम फेस्टिवल होती है। ये सारे के सारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश 20 ऑफ फरवरी 1987 को हुआ था, राइट। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो कौन है? पेमा खांडू है, राइट। एंड नेक्स्ट राइट नाउ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बात करेंगे तो कौन है? बी डी मिश्रा है, राइट। सो इतनी सी बातें समझ में आ गई है ना सारे लोगों को। सो क्लास इतना ही रखते हैं आज का। सो यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस सेशन को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन बिसाइड दैट, ओके। एंड यहाँ पे आप मोटिवेटेड रहे, ठीक है ना। आप सारे लोग इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे एग्जाम कभी भी हो जाए, मोटिवेटेड रहो। एग्जामिनेशन को कैसे भी करके हम क्रैक ज़रूर कर लेंगे, ओके। हमारा क्लास का स्लोगन क्या है? आई कैन एंड आई विल। सो यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट करो, सुबह सुबह उठो, मिरर में देखो और इसको रिपीट करो कि मैं, आप फोकस्ड हो, DFCCIL के लिए एग्जामिनेशन के लिए फोकस्ड हो, या SSC CGL को, या SSC CHL एग्जाम MTS किस चीज़ के लिए लेके फोकस्ड हो, उसको माइंड में लेके आओ और बोलो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा कैसे भी, ओके। और मैं काबिलियत रखता हूँ कि मैं इतना कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप 100% हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क आपका 100% है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे बताओ, कर सकते हो, 100% आप करोगे, मैं विश्वास कर रही हूँ आपके ऊपर। अगर आप अभी तक यहाँ पे बैठे हो, क्लास को देख रहे हो, आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख रहे हो, तो आप इतना भी पेशेंस रखते हो कि वो दिन आएगा एग्जामिनेशन, तब उसके लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा, इतना पेशेंस हो है आपके पास, ओके। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आप कर सकते हो, तो आप भी रखो व्हाट इज दैट कॉल्ड, विश्वास, ओके। विश्वास रखो अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल शार्प 7 o'clock को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।